Good morning, dear students. Dear students, today our topic is forces between multiple charges. Students, आज हम मल्टीपल चार्जेस के बीच जो फोर्स होता है वो किस तरह से काम करता है उसके बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है, तो आप हेडिंग डाल सकते हो फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि चार्ज का एक ग्रुप लेंगे. ठीक है, और उस चार्ज के ग्रुप के कारण किसी एक सिंगल चार्ज में फोर्स निकालेंगे. ठीक है, जैसे सपोज दैट हमारे पास ग्रुप ऑफ चार्जेस है. जैसे यहाँ पर है हमारे पास चार्ज Q1. ठीक है, और यहाँ पर है हमारे पास चार्ज सेकेंड चार्ज Q2 और यहाँ पर है हमारे पास चार्ज Q3. ठीक है, अब सपोज दैट ये चार्जेस यहाँ ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस पे सेपरेटेड है. ठीक है, सपोज द डिस्टेंस ऑफ Q1 चार्ज फ्रॉम द ओरिजिन इज R1. ठीक है, माना कि जो Q1 और O के बीच जो डिस्टेंस है वो R1 है. ठीक है, तो इस डिस्टेंस को हम ले लेंगे इधर. सपोज दैट ये R1 है. ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो Q2 चार्ज है उसकी डिस्टेंस यहाँ से R2 है और जो हमारे पास Q3 चार्ज है उसकी डिस्टेंस है R3. ठीक है, अब सपोज दैट हम Q2 और Q3 चार्ज के कारण Q1 चार्ज पे फोर्स निकालना चाह रहे हैं कि कितना फोर्स इसमें होगा. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले Q2 के कारण Q1 पे निकालेंगे फोर्स. तो देखते हैं कैसे इसमें फोर्स निकलेगा. तो इसके लिए हमें डिस्टेंस कंसिडर करनी होगी पहले. सपोज दैट हमारे पास ये डिस्टेंस है R1 2. ठीक है, तो हम जानते हैं कि लाइक चार्जेस जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं. ठीक है, तो ये और ये चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा और फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स हमारा आने वाला है बाहर की तरफ. ठीक है, और इस फोर्स को हम नाम दे देते हैं F12. द फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, इसलिए हम इसको F12 लिख रहे हैं, यानी कि 1 वाले पे लग रहा है Q2 चार्ज के कारण. ठीक है, सिमिलर Q3 चार्ज भी Q1 वाले चार्ज पे फोर्स लगाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर ये फोर्स लगाएगा. इसके लिए हम डिस्टेंस ले लेते हैं ये वाली, इस तरह से. सपोज दैट हमारे पास ये डिस्टेंस इस तरह से है. और ये डिस्टेंस है हमारे पास R13. ठीक है, तो Q1 वाले चार्ज पे फोर्स लगेगा Q3 वाले चार्ज के कारण और फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा सिमिलर, क्योंकि यहाँ पर भी लाइक चार्जेस हैं. ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स लग गया बाहर की तरफ इस तरह से. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा F13. ठीक है, अब यहाँ पर जब हम फोर्स निकालेंगे Q1 चार्ज पे, ठीक है, तो फोर्स यहाँ पर एक प्रिंसिपल यूज होगा, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहाँ पर लगता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वहाँ पर लगेगा जहाँ पर किसी एक चार्ज में हम ग्रुप ऑफ चार्जेस के कारण फोर्स लिख रहे हैं. ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है. ठीक है, तो फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का स्टेटमेंट ये है कि जो इस पे नेट फोर्स लगने वाला है, ठीक है, Q1 चार्ज पे, वो अलग अलग चार्जेस के कारण जो फोर्स लग रहा है उसके वेक्टर सम के बराबर होता है. ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं यहां पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. तो यहां पर हम लिखेंगे इसका स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग
to principle of superposition the net force on a charge is the vector sum of all the forces on a charge due to individual charges। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर सम वाली, वेक्टर सम ऑफ द ऑल द फोर्सेस। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये बोलता है कि जो यहाँ पर नेट फोर्स लगेगा, ठीक है, वो अलग अलग चार्जेस के फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होता है, इंडिविजुअल चार्जेस के बीच जो फोर्स लग रहा है। यानी कि इंडिविजुअली ये इस पे कितना फोर्स लगाता है, ये इस पे कितना फोर्स लगाता है, उसके वेक्टर सम के बराबर होगा। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स बिटवीन Q2 एंड Q1 चार्ज इज, यहाँ पर हम कूलम्स लॉ अप्लाई करते हैं और फोर्स निकालते हैं, तो फोर्स Q1 वाले चार्ज पे कितना आएगा, F12। ठीक है, F12 इक्वल टू कितना आ जाएगा, हम जानते हैं F12 इक्वल टू होता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ 1/4πε0, और क्या होता है आपका Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर कितना आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर की जगह ये कितना आ जाएगा यहाँ पर R12 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि वेक्टर सम के बराबर होगा, तो यानी कि हमें इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा। तो वेक्टर फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, F12, इससे पहले हमने वेक्टर फॉर्म लिखना सीखा था, इसका कैसे हमने वेक्टर फॉर्म लिखी थी वहाँ पर। तो उसके लिए हमने क्या किया कि जो वेक्टर है उसके ऊपर एरो लगाया, जैसे फोर्स आपका वेक्टर होता है तो इसके ऊपर एरो लगेगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2, ये सब स्केलर हैं, उसके ऊपर वेक्टर नहीं लगने वाला, R12 का स्क्वायर। ठीक है, साथ साथ में जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हम यहाँ पर डायरेक्शन भी डिनोट करते हैं। ठीक है, और डायरेक्शन यहाँ पर कहाँ की तरफ आएगी, जहाँ की तरफ फोर्स लग रहा है, यानी कि इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो डायरेक्शन कितनी आ जाएगी, इसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा R12। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। ठीक है, तो इतना ही हो गया। अब ऐसे ही हम Q3 और Q1 के बीच जो फोर्स लग रहा है उसको लिखते हैं, तो वो कितना हो जाएगा, F13 इक्वल टू अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ 1/4πε0 कितना हो जाएगा, Q1 Q2, यानी कि Q1 अपॉन Q2, Q2 की जगह कितना है यहाँ पर Q3 है, तो Q1 Q3 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि ये डिस्टेंस कितनी है R13 का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये कितना हो जाएगा, F13 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q3 R13 का स्क्वायर। सिमिलर यहाँ पर भी हम देखेंगे, तो ये वाला चार्ज जब इस पर फोर्स लगाएगा तो फोर्स ऑफ रिपल्सन ये लगा रहा है, यानी कि यहाँ पर फोर्स भी बाहर की तरफ लग रहा है, तो यूनिट वेक्टर हम इसी की डायरेक्शन में लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर R13। ठीक है, तो ये इसका फोर्स इधर आ गया और इसका फोर्स इधर आ गया। अब हम जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स आपका आ जाएगा इस तरफ। ठीक है, ये रिजल्टेंट होगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, F वेक्टर इक्वल टू कितना, F
F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 और सेकंड से हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, F1 वेक्टर इसकी वैल्यू रखते हैं और इसकी वैल्यू रखते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे 1/4πε0 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और साथ साथ में Q1 तो दोनों में है, इसको भी हम बाहर कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अंदर कितना बचने वाला है हमारे पास, अंदर हमारे पास बचने वाला है ये कितना, Q2/R12 का स्क्वायर, और आ जाएगा हमारा R12 प्लस ये कितना आ जाएगा, F13 वेक्टर की वैल्यू कितनी है, Q3/R13 का स्क्वायर R13। ठीक है, तो ये नेट फोर्स आ गया इस वाले चार्ज पे। ठीक है, अगर हम ऐसे ही n चार्जेस के लिए सिमिलर n चार्जेस के कारण Q1 चार्ज पे फोर्स निकालें तो ये कितना होगा, इसको भी लिख देते हैं। वहाँ पर क्या होगा आपका F वेक्टर इक्वल टू, वहाँ पर क्या होगा आपका nth वाला टर्म भी एक ऐड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं 4n चार्जेस। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, Q1/4πε0, अंदर कितना आ जाएगा, Q2/R12 का स्क्वायर R12। ठीक है, प्लस Q3/R13 का स्क्वायर R13। ठीक है, प्लस डॉट 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 सबसे लास्ट वाला टर्म कितना है, कितना हो जाएगा, देखो ये चेंज हो रहा है Q2 Q3, तो सबसे लास्ट वाला टर्म कितना आ जाएगा, Qn अपॉन, देखो यहाँ पर आप देखेंगे तो फर्स्ट वाला टर्म चेंज नहीं हो रहा, यानी कि R1 ये वाला चेंज हो रहा है 2 3, तो इसको हम क्या लिखेंगे, R1 तो सेम आएगा बट सेकेंड वाला टर्म चेंज हो रहा है, तो कितना आ जाएगा, R1n का स्क्वायर। ठीक है, इनटू R कैप, यहाँ पर देखो सिमिलर कितना आ जाएगा, 1n। ठीक है, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो नेट F वेक्टर की वैल्यू कितनी है, F वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी Q1/4πε0। ठीक है, अब इसी को हम रिड्यूस करके एक फॉर्म बना सकते हैं इसकी। ठीक है, कैसे, ये हम लिखेंगे यहाँ पर हम सिंबल लगाते हैं समेशन का। ठीक है, समेशन में लिखेंगे हम इसको, तो ये कितना आ जाएगा, QI/, ये R1I का स्क्वायर, यानी कि ये चेंज हो रहा है आपका, देखो Q2 Q3 Qn, तो इसीलिए हमने इसको QI लिखा। नीचे देखो R111 सेम है, तो इतना आ गया। अब दूसरा वाला टर्म चेंज हो रहा है 2 3n, तो इसलिए हमने इसको भी I लिख दिया, I का स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा आपका R कैप 1 2 3n, यानी कि ये भी चेंज हो रहा है, तो R1I कैप। ठीक है, आइए, तो यहाँ पर देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है और n तक जा रहा है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं I = 2 to n। समेशन का मतलब हुआ एडिशन से, और अगर हम I = 2 रखें तो हमारे पास फर्स्ट वाला टर्म आ जाएगा। ठीक है, यह आ जाएगा Q2/R12 का स्क्वायर R कैप 1 2, 3 रखेंगे तो दूसरा वाला, n रखेंगे तो सबसे लास्ट वाला। ठीक, तो यही आपका होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो जब हम मल्टीपल चार्जेस के बीच फोर्स निकालेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज़ करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये बोलता है कि उसमें जो नेट फोर्स होगा वो अलग अलग चार्जेस के इंडिविजुअल फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम
एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड, कैसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपका यूज़ होगा, तो उसको हम करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का है, एग्जाम्पल नंबर 1.6, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1.6। इस एग्जाम्पल पे हमारे पास कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, उसकी साइड L है और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे चार्जेस रखे गए हैं Q Q Q। 3 चार्जेस जो हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं Q, ठीक है। कोई चार्ज इसमें गिवन है इसके सेंट्रॉइड पे, यहाँ पर सेंट्रॉइड पे इसके कोई चार्ज गिवन है +Q, ठीक है। अब सेंट्रॉइड तुम्हें पता होना चाहिए कि सेंट्रॉइड क्या होता है। सेंट्रॉइड अगर हम यहाँ से एक लाइन खींचे, यहाँ से एक लाइन खींचे और यहाँ से एक लाइन खींचे, तो तीनों का जो कॉमन पॉइंट होता है उसी को हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो ये सेंट्रॉइड होगा इसका, ठीक। तो यहाँ पर हमने चार्ज लाया कैपिटल Q और इस चार्ज पे हमें नेट फोर्स निकालना है, ठीक है। तो हमें पता होनी चाहिए पहले वर्टिसेस और यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस, यानी कि 3 वर्टिसेस से जो डिस्टेंस होती है सेंट्रॉइड की वो कितनी होती है। तो हम उसको डायरेक्ट लिख देते हैं, ये जो डिस्टेंस होती है ये L/√3 होती है। चाहे तो आप लोग निकाल भी सकते हो इसको। कैसे हम इसको निकालते हैं, ये डिस्टेंस हमारे पास L, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास L/2। यहाँ पर एक हम पॉइंट खींचेंगे पूरा नीचे तक, यहाँ पर एक पॉइंट बनाएंगे, पूरी लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक। तो ये डिस्टेंस आ जाएगी पूरी। अब जो सेंट्रॉइड होती है ये पूरी डिस्टेंस के 2/3 होती है, ठीक है। तो वहीं से ये निकल जाएगी L/√3, ठीक। तो इसके बाद हम इस पर फोर्स निकालते हैं, नेट फोर्स कितने निकलने वाला है। तो सबसे पहले इस वाले चार्ज के कारण यहाँ पर हम फोर्स देखेंगे। तो ये क्या करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा और फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा बाहर की तरफ, यानी कि तो यहाँ पर इसके और इसके बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। क्यों लगेगा फोर्स ऑफ रिपल्सन, क्योंकि ये लाइक चार्जेस हैं, तो इसलिए बाहर की तरफ लगा फोर्स ऑफ रिपल्सन। वैसे ही ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, सिमिलर ये फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा बाहर। तो ये हो जाएगा हमारे पास F1 और ये हो जाएगा हमारे पास F2 और ये वाला हो जाएगा F3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर हम निकालें F1 की वैल्यू, तो हमारे पास हो जाएगी 1 अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ 1/4πε0 Q1 Q2/r², यानी कि Q1 कितना है स्मॉल q, Q2 कितना है कैपिटल Q अपॉन r²। तो r² की जगह कितना आ जाएगा, ये डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, ये भी L/√3 होगी, L/√3 होगी, क्योंकि सेंट्रॉइड और वर्टिसेस के बीच डिस्टेंस सेम होती है हर जगह से। तो ये भी L/√3 L/√3 और L/√3। तो ये आ जाएगा हमारे पास डिवाइड में L/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो F1 की वैल्यू कितनी आने वाली है हमारे पास 1/4πε0 3 स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन L², ठीक। सिमिलर F2 की वैल्यू भी सेम ही होगी, क्योंकि चार्जेस सेम है, डिस्टेंस सेम है। तो ये कितना हो जाएगा F2 = 1/4πε0 3 स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन L²। अब इसके बाद हम इसका नेट फोर्स देखेंगे कैपिटल Q चार्ज पे। तो नेट फोर्स इसका ऊपर की तरफ काम करेगा, ठीक है। और ऊपर की तरफ ये एंगल कितना होगा ये हमें पता होना चाहिए, ठीक। तो ये हमारे पास टोटल एंगल 60 डिग्री, तो ये अंदर का एंगल हमारे पास आया 30 डिग्री, 30 डिग्री इक्वल होंगे एंगल, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना बचा 120 डिग्री। तो ये
अपोजिट एंगल है इसका, तो ये भी कितना होगा 120 डिग्री। तो कितना आ जाएगा F इक्वल टू, यानी कि इस वाले फोर्स और इस वाले फोर्स का रिजल्टेंट देंगे हम कैपिटल Q चार्ज पे, ठीक। तो कितना आ जाएगा √F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, थीटा कितना है 120 डिग्री, ठीक है। अब ये कहाँ से आया आपका, ये आपका क्लास 11 में हम एक टॉपिक पढ़ते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। जब हम वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं दो कंपोनेंट में, ठीक, और अगर हम उसका रिजल्टेंट निकालना चाहें, ठीक, तो इस तरह से निकलता है। जैसे हमारे पास वहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर होता है, तो √a² + b² + 2ab cos थीटा से निकलता है। सिमिलर यहाँ पर भी वैसे ही आया, ठीक है। तो F1 और F2 हमारे पास बराबर है, तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं √F1 का स्क्वायर प्लस F2 की जगह भी F1 का स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पर F1 है, F2 की जगह भी F1 आ जाएगा, तो 2F1 का स्क्वायर इंटू cos 120 डिग्री। cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2, ठीक है। तो -1/2 यानी कि 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका फाइनली -F1 का स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास कितना बचा ये F1, यानी कि कितना F1 की वैल्यू इतनी है, कितना 1/4πε0 3Q कैपिटल Q अपॉन L स्क्वायर। तो लिख देते हैं इसको, यह आ जाएगी 1/4πε0 3 स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन L स्क्वायर, ठीक है। तो इतना आ गया। तो ये तो इस वाले चार्ज का और इस वाले चार्ज का इस चार्ज पे रिजल्टेंट आया, ठीक है। एक चार्ज हमारे पास और है जो ऊपर रखा गया है, इसका हमें यहाँ पर निकालना है फोर्स। तो कितना हो जाएगा, ये F3 हो जाएगा, और F3 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास कूलम्ब्स लॉ, यहाँ पर भी सेम कूलम्ब्स लॉ अप्लाई होगा 1/4πε0 Q1 Q2 यानी कि स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि L/√3 का स्क्वायर, ठीक है। तो इतना आ गया। इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी। क्यों बाहर की तरफ होगी, क्योंकि ये लाइक चार्जेस हैं, तो लाइक चार्जेस क्या करते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इसीलिए इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ आ गई, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 3/4πε0 Q कैपिटल Q अपॉन L स्क्वायर, यानी कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स इक्वल आ गया, ठीक। एक फोर्स हमारे पास ऊपर की तरफ लग रहा है और एक नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो हम वेक्टर में पढ़ते हैं कि जब दो वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है, तो माइनस होते हैं, जो वहाँ पर उसका रिजल्टेंट होता है वो माइनस होता है। तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, नेट फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q कितना आ जाएगा F1 - F3, यानी कि दोनों अगर सेम है तो कितना आ जाएगा 0। तो यही हमें इस क्वेश्चन में बताना था कि कैपिटल Q पे नेट फोर्स कितना लगने वाला है। कैसे हम नेट फोर्स निकालेंगे, हम यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की हेल्प लेंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमने लगाया, यानी कि इसके और इसके वेक्टर सम के बराबर होगा। यहाँ पर पहले तो फोर्स, तो वेक्टर सम के बराबर हुआ, उसके बाद हमने रिजल्टेंट निकाला, इस तरह से उसका रिजल्टेंट निकला। अब हमारे पास एक फोर्स और है, इसके और इसके बीच जो काम कर रहा है, ठीक है, वो नीचे की तरफ लगा, और इसका जो रिजल्टेंट का फोर्स था वो ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो दोनों फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में, तो अलग अलग डायरेक्शन में है तो माइनस होंगे, और फाइनली हमारे पास आंसर आ गया 0। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। थैंक यू।